गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में वेक्टर चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होंगे और इस वीडियो से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग वेक्टर्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम की दृष्टि से हैं वो सारे कवर अप हो जाएंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग्स करते हैं आज वेक्टर्स। देखिए जहाँ स्टार लिखा हुआ है, वेक्टर्स जहाँ लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे स्टार्स ब्रैकेट में ए बी सी का पोजीशन वेक्टर को हम लोग बोलते हैं स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर्स। कोई वेक्टर्स आपको क्वांटिटी वेक्टर्स हैं क्या, पहले इसके बारे में थोड़ी सी और हम लोग डिटेल्स जान लें। जितने भी क्वांटिटी हैं आपको उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी, एक सदिश राशियाँ और एक अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? वैसी राशियाँ जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी हो, मतलब कि जिसमें मापांक भी हो और दिशा भी हो, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसमें केवल मापांक हो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जिसको अदिश राशियाँ बोलते हैं। तो चलिए हमने वेक्टर्स आर लिया है, वेक्टर आर जैसे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, उसको कैप पढ़ेंगे हम लोग। इसका पोजीशन वेक्टर्स जैसे कोई भी पॉइंट आपके पास 3D में लिया जाए, जैसे ए बी सी लिया गया है, उसका यदि पोजीशन वेक्टर कहा जाए लिखने के लिए तो हम लोग वेक्टर आर बराबर ए आई कैप लिखेंगे प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिखेंगे। ए जो होता है वह आई कंपोनेंट का स्केलर होता है और जो बी है वह जे कंपोनेंट कहलाएगा और सी जो होगा वह के कंपोनेंट कहलाएगा। यह ए बी सी एक अचर राशियाँ होती है। चलिए उसके बाद हम आते हैं इफ़ वेक्टर आर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिखा हुआ है, इसका डायरेक्शंस रेशियो कितना हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिक् अनुपात। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? दिक् अनुपात बोलते हैं। तो इसमें कोई भी वेक्टर आपके पास दिया गया हो, जैसे वेक्टर आर बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी कैप के कैप लिखा हुआ है, उसका दिक् अनुपात हो जाएगा आपके पास ए बी सी। क्या हो जाएगा? ए बी सी। जैसे ए बी सी वहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा, एक अचर राशि का काम करेगा। जैसे कोई वेक्टर आप समझ लीजिए, जैसे 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप लिखा हुआ है, तो उसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा? तो 2, 3 और क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं? तो ए बी सी हो गया है। उसी प्रकार डायरेक्शन कोसाइन किस प्रकार निकालते हैं, जिसको दिक् कोज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? दिक् कोज्या, जिसकी फॉर्मूला होती है ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर जहाँ पे लाइट पड़ा हुआ है ना, वहाँ पे आप लिख सकते हैं बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर कॉमा सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। किसी वेक्टर का आप डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, इस फार्मूला के थ्रू से आप सीख सकते हैं। अब देखिए इस डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग LMN डायरेक्शन कोसाइन, इसका मतलब यह हुआ कि इस डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग LMN से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। अर्थात L बराबर क्या हो जाएगा? तो L बराबर हो जाएगा ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और M बराबर हो जाएगा B बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर N बराबर हो जाएगा आपका C बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब भी आपको डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग अगर कहा जाए कैसे डिनोट करते हैं, तो LMN से डिनोट करते हैं। उसके बाद L बराबर कॉस अल्फ़ा होता है, M बराबर कॉस बीटा
और n बराबर होता है कॉस गामा। गामा लिखा हुआ है, आर के जो जैसा दिख रहा है ना वो गामा लिखा हुआ है। तो देखिए l बराबर कॉस अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, a बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर बी एम बराबर हो जाएगा कॉस बीटा, और कॉस बीटा का फार्मूला b बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n बराबर हो जाएगा कॉस गामा c बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए यदि हम लोग एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की जब बात करें, अगर देखिए एल का जो वैल्यू दिया गया है ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यदि हम लोग एल स्क्वायर करेंगे ना तो ऊपर का ए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसी प्रकार एम का भी बात करें तो बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और एन बराबर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तीनों के स्क्वायर को अगर सम करेंगे ना, जोड़ेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो एक फार्मूला मिल जाएगा आपको कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है, 1, और एल को आपने क्या माना था, कॉस अल्फ़ा। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी एक फार्मूला लिख लेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजकल टू 1। यदि कॉस को आप चेंज कर देते हैं साइन में, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर कॉस स्क्वायर गामा को चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो बाबू इसकी इक्वेशंस को सॉल्व करिएगा ना, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इजकल टू कितना हो जाएगा, 2। ये तीनों जो स्टार लगाया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला को आप बिल्कुल याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे पी क्यू लिखा हुआ है, एक एरो दिया गया है ना, तो उसका मतलब होता है वेक्टर पी से क्यू की तरफ है। पी का कंपोनेंट आपको ए1 बी1 सी1, क्यू का कंपोनेंट आपको लिखा हुआ है ए2 बी2 सी2। यदि पोजीशन वेक्टर निकालना है हम लोगों को, वेक्टर पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है स्थिति सदिश निकालिए पी क्यू का। तो पी क्यू जब भी निकालेंगे ना हम लोग, तो क्यू के कंपोनेंट में से पी के कंपोनेंट को घटाते हैं। तो क्यू के कंपोनेंट कितना है, a2 है, और p का कंपोनेंट कितना है, a1, तो इसलिए a2 माइनस a1 हो जाएगा। आई कैप प्लस b2 माइनस b1 जे कैप प्लस c2 माइनस c1 के कैप हो जाएगा, अर्थात ये पी क्यू निकल जाएगा। जब भी आपको पी क्यू का अगर पोजीशन वेक्टर निकालनी है, तो क्यू के कंपोनेंट में से पी के कंपोनेंट को क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। यदि आपको निकालना हो QP, जैसे एंड लिखा हुआ है ना, एंड QP वेक्टर QP लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, P में से Q को घटाएंगे। तो P का कंपोनेंट कितना है, A1 माइनस A2I, फिर आपको B1 माइनस B2J हो जाएगा, और फिर C1 माइनस C2K हो जाएगा, K कैप हो जाएगा। ठीक है ना, जहाँ भी आई जे के लिखिएगा उसके ऊपर ज़रूर कैप डालिएगा, तो आपको यह पी क्यू का निकल जाएगा और क्यू पी का निकल जाएगा। एक चीज़ और बता देना चाहते हैं आपको, जैसे वेक्टर आर बराबर एकदम सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ था ना, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो उसका वेक्टर कंपोनेंट कौन कौन से होंगे और स्केलर कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। तो किसी भी वेक्टर का उसका जो ए बी सी का मान रहेगा, वह जो कांस्टेंट रहते हैं उसको हम लोग स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। और वेक्टर कंपोनेंट किसे कहेंगे, तो वेक्टर कंपोनेंट ए आई फिर बी जे और फिर सी के, मतलब उसके साथ आई जे के ज़रूर लगा रहेगा, तो उसको हम लोग वेक्टर कंपोनेंट बोलते हैं। और जिसके साथ आई जे के कैप नहीं लगा रहता है उसको हम लोग स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग नीचे आप ये देखिएगा, लिखा हुआ है मिड पॉइंट ऑफ ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जिस प्रकार 10th क्लास में मिड पॉइंट निकालते थे, मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु, तो उसमें a1 प्लस a2 बाई 2 आई कैप हो जाएगा, फिर b1 प्लस p2 बाई 2 जे कैप प्लस c1 प्लस c2 बाई 2 के कैप। तो आपके मिड पॉइंट निकल जाएंगे। किसी भी दो ठो
अगर वेक्टर का यदि आपको मिड पॉइंट वेक्टर्स निकालनी है तो दोनों के यानी कि एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर वाई एक्सिस वाले और वाई एक्सिस वाले, समझ रहे हैं ना बातों को। तो ये फार्मूला आपके पास मिल जाएगा मिड पॉइंट वाला। चलिए अब चलते हैं हम लोग ऑपरेशन ऑन वेक्टर अलजेब्रा। ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस, गुना और भाग, यानी कि 4 ऑपरेशन हम लोग को करना है वेक्टर के साथ। यानी 2 ठो वेक्टर का जोड़ कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं और घटाव किस प्रकार करते हैं। तो चलिए जहाँ पे लाइटिंग पड़ी हुई है जस्ट उसके ब्लॉक में लिखा हुआ है ऑपरेशन ऑन वेक्टर ऑफ अलजेब्रा। देखिए लिखा हुआ है कि इफ़ यदि वेक्टर ए बराबर a1i प्लस b1j प्लस c1k कैप, फिर वेक्टर बी बराबर a2y कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप, तो उस देन का मतलब होता है तब a प्लस बी क्या हो जाएगा। 2 ठो वेक्टर को जोड़ कैसे करते हैं, तो i कंपोनेंट वाले i कंपोनेंट के साथ जोड़ेंगे, j कंपोनेंट वाले j कंपोनेंट के साथ और k कंपोनेंट वाले k कंपोनेंट के साथ जोड़ते हैं। जैसे a1 प्लस a2i प्लस b1 प्लस b2j और प्लस c1 प्लस c2k, समझ रहे हैं ना। 2 ठो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, i कंपोनेंट वाले i कंपोनेंट के साथ जोड़ेंगे, j कंपोनेंट वाले j कंपोनेंट के साथ और k कंपोनेंट वाले k कंपोनेंट के साथ जोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग काम करते हैं 2 ठो वेक्टर का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग घटाव। तो a माइनस बी निकालनी है तो a1 माइनस a2i प्लस b1 माइनस b2j और प्लस c1 माइनस c2k हो जाएगा। जिस प्रकार जोड़ करते हैं ना, i कंपोनेंट को i कंपोनेंट में जोड़ते हैं, उसी प्रकार घटाव में भी हम लोग क्या करते हैं, दोनों कंपोनेंट को घटाते हैं, ठीक है ना। तो a प्लस बी कैसे निकालते हैं उसने आपने देखा, और a माइनस बी कैसे निकालते हैं उसको आपने देखा। अब आते हैं हम लोग बाबू प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का मतलब होता है गुणा। गुणा किस प्रकार करते हैं वेक्टर्स का, तो गुणा आपके पास 2 प्रकार की होती है, एक होती है डॉट प्रोडक्ट और एक होती है आपको क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है वेक्टर ए डॉट से डिनोट करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। उसके बाद दूसरा है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए क्रॉस का मतलब होता है जिस प्रकार गुना आप लिखते हैं ना उसको क्रॉस बोलते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ए डॉट बी बराबर फार्मूला होती है वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। और यहाँ पे एक आपको इन कैप लगा रहता है, जो इन कैप जो है इसमें हमने लिखा नहीं है, लेकिन इन कैप जो होता है वह यूनिट वेक्टर को इंडिकेटिंग करता है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसी कारण यहाँ पर लिखा नहीं है, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ए क्रॉस बी के बारे में बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मापांक। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मापांक बोलते हैं। चलिए हम लोग ए डॉट बी और ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइटिंग पड़ा हुआ है, ऊपर 2 ठो ब्लू कलर का फीता जो लगा हुआ है, जस्ट उसी पर आपको ध्यान रखना है। जैसे वेक्टर ए बराबर लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 4j प्लस 6k कैप, और वेक्टर बी बराबर लिखा हुआ है ij के लिखा हुआ है, बीच में प्लस लिखा हुआ है। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी हम लोग केवल कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे आई कंपोनेंट वाले आई कंपोनेंट में, जे कंपोनेंट वाला जे कंपोनेंट में और के कंपोनेंट वाले के कंपोनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेक्टर ए में आई कंपोनेंट कितना लिखा हुआ है 2, और बी वेक्टर बी में आई कंपोनेंट का कंपोनेंट मतलब इसके साथ कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है, कंपोनेंट हम उसी को बोल रहे हैं। तो आई के साथ कोई नंबर है इसमें तो नहीं है, लेकिन 1 हमेशा छिपा रहता है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। अर्थात आई कंपोनेंट वाला आई कंपोनेंट के साथ गुणा करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे जे कंपोनेंट वाले जे कंपोनेंट के साथ
और के कंपोनेंट वाले के कंपोनेंट के साथ हम लोग गुना कर जोड़ लेंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12। देख रहे हैं ना, तो ए डॉट बी कितना निकल जाएगा आपके पास 12 आ जाएगी, जो आपको ए डॉट बी निकालना सीख गए आप। अब देखिए एक फार्मूला आपको बताया गया था, ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। वहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकाला गया है। कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जब आपको दो ठो वेक्टर के बीच में अगर एंगल हम लोगों को फाइंड करना हो, तब इस फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं। दो ठो वेक्टर के बीच में क्या निकालना हो, एंगल का निकालना हो, मतलब दो ठो वेक्टर के बीच में अगर कोण निकालना होगा, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे, जो कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आपके दिमाग में ये बातें चल रही है कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, हम आपको सिखाएंगे सर। बिल्कुल, हर क्वेश्चन की हर थॉट को आपको सिखाई जाएगी कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालते हैं। तो चलिए सर हम आपको निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जो बात कर रहे हैं, देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है वेक्टर ए, वह देखा हुआ है 2y + 4j + 6k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तीनों को जोड़ेंगे ना, तो अंडर रूट में बाबू, अंडर रूट में ही होता है। अंडर रूट कितना हो जाएगा 56। अब देखिए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो इसमें 1 छिपा हुआ है ना, आई के साथ 1, जे के साथ 1 और के साथ 1। तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जब करेंगे ना, तो 3 हो जाएगा। इसलिए बाबू अंडर रूट कितना लिखा हुआ है 3। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया 12 बटा √56 इंटू √3। थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 12 बटा √56 इंटू √3 हो जाएगा। ये हमारा दो ठो एंगल, दो ठो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या निकल गया, एंगल निकालना सीख गए आप। ठीक है, तो एंगल कैसे निकाल लिए, और आपने डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार निकाल लिए वो भी आपने सीख गया। अब चलते हैं सर हम लोग आगे। अभी आप बोल रहे थे, जैसे हरा वाला जो क्लिप आपको दिख रहा है ऊपर, जस्ट उस पर एक आर वेक्टर लिखा हुआ है, इफ़ आर वेक्टर बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जिसको मापांक बोलते हैं। तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ आर बराबर लिखा हुआ है √a² प्लस b² प्लस c²। इसी फार्मूला के सहायता से हमने यहाँ पे कॉस थीटा का मान निकाला था। कॉस थीटा का जो फार्मूला लिखा हुआ था ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान जो वैल्यू निकाला गया है, इसी फार्मूला के थ्रू से निकाला गया है। समझ में बात आ गई होगी। चलिए, और इसमें डबल स्टार जो है ऊपर से, आप इसमें कैसे समझेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर ए एंड बी। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसमें दो ठो वेक्टर जरूर दिया रहेगा। तो बताइए, दो ठो वेक्टर जब आपको दिया रहेगा, उसकी सहायता से आपको एरिया निकालनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालनी है। तो ये फार्मूला होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसका मतलब क्या हुआ, दो ठो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार निकालेंगे, तभी ना आप समझ पाएंगे। अभी तो आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार निकालेंगे वो भी सीख लेते हैं। उसके बाद ये फार्मूला आप लगा लीजिएगा। इसको याद करने का एक तरीका बता देते हैं आपको। 1/2 1/2 लंबाई हाइट इंटू बेस होता है ना, आधार गुने ऊंचाई। उसी प्रकार आप इसको याद रखेंगे कि दो ठो वेक्टर जरूर दिया रहेगा, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और 1/2 से गुना कर देंगे, आपकी एरिया निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब समानांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसकी फार्मूला हो जाएगी अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। केवल दो ठो वेक्टर जरूर दिया रहेगा, वो आपका एडजेसेंट साइड रहेगा, मतलब कि उसके भुजा, दो ठो भुजा जरूर दिया रहेगा। उसकी आपको समानांतर चतुर्भुज की यदि आपको एरिया निकालनी है, तब हम लोग
केवल मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस क्या करेंगे, बी दे देंगे फार्मूला। अब रही बात आपको ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ये बहुत बड़ी क्वेश्चंस खड़ी हो गई। अब यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स में आइए बाबू, जहाँ 1 लिखा हुआ है ना, वह जो गोला किया गया 1, उसमें स्थिति सदिश फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ, देखिए एक ठो पॉइंट लिखा हुआ है 2 4 -5 है, और इसका स्थिति सदिश निकालनी है। तो देखिए ये पॉइंट है ना, इसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए केवल हम लोग आई जे क्या लगा देंगे, के, आई जे के कैप लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 2i + 4j, और माइनस है तो माइनस लिखिएगा, माइनस कितना हो जाएगा 5k। किसी भी पॉइंट का, कोई भी पॉइंट दिया गया उसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए केवल आई जे के लगा देंगे। समझ रहे हैं ना बातों को। चलते हैं आगे। अब आते हैं बाबू, कोई वेक्टर r लिखा हुआ है, दूसरा नंबर टॉपिक्स कि 2i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप लिखा हुआ है। फाइंड इट्स dr का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। दिक अनुपात और दिक कोजिया निकालें। तो देखिए आपको डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। तो इस वेक्टर जो दिया गया है r बराबर 2i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप, उसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 2 -4 और 6 हो जाएगा। मतलब कि आई जे के साथ जो भी नंबर जुड़ा हुआ रहेगा उसी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो, मतलब उसको दिक त्रिज्या बोलते हैं, दिक कोजिया बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन को दिक रेशियो, डायरेक्शन रेशियो को हम लोग बोलते हैं दिक अनुपात, और डायरेक्शन कोसाइन को बोलते हैं दिक कोजिया। तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो निकला हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं दिक अनुपात। तो आपको निकल गया 2 -4 6 निकल गया, ये आपका क्या निकल गया, डायरेक्शन रेशियो निकल गया। अब आप डायरेक्शन कोसाइन किस प्रकार निकालेंगे, तो हो जाएगा 2/√a² + b² + c² होता है ना फार्मूला आपके पास। अभी तो फार्मूला आपको बताया गया था, तो फार्मूला आपको डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का अभी आपको बताया गया था। देखिए सबसे पहले ऊपर ही डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला गया है, फार्मूला आपको बताया गया है ना, इसी का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसी का उपयोग अब किया जा रहा है। तो 2/√2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4/√2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सबका सेम रहेगा। तो 2/√, क्या हो जाएगा 56, -4/√56, 6/√, क्या हो जाएंगे 56। ये आपकी डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। तो किसी भी वेक्टर का आपको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन किस प्रकार निकालना है, इस एग्जाम्पल के थ्रू से आप समझ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग फाइंड पीवी का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का आपको पोजीशन वेक्टर किस प्रकार निकालेंगे, पी क्यू का, तो आपको बताए हैं ना कि पी क्यू जब पूछा जाएगा तो क्यू में से घटाएंगे, तो क्यू में से घटाएंगे तो 6 - 2i, फिर 7 - 4j, और फिर 8 - 5k हो जाएगा। बस घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 4i + 3j और प्लस कितना हो जाएगा 3k कैप। तो आपको भी पोजीशन वेक्टर, 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकल गया। मिड पॉइंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, अब आइए आपको मिड पॉइंट वेक्टर जो दिया गया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको ज़रूर दिया गया है यहीं पे ना, आपको कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट वेक्टर, तो i + i/2 कर लेते हैं, अर्थात a1 + a2/2, i + b1 + b2/2 j कैप प्लस c1 + c2 k कैप। तो 2 + 2/2i, फिर +4 + 6/2j प्लस 6 + 8/2k कैप, ठीक है ना। और सबको जोड़ घटाव कर लेंगे, 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 10/2 करेंगे 5, और 6 + 8/2 करेंगे तो 7k आ जाएगा। अर्थात हम आपको जितने भी बातें बताई जा रही है, इन सभी वीडियो को आप रुक कर सभी थ्योरी को पहले नोट कर लें, उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स को नोट कर डालें। नोट कर लेंगे ना तो सारी चीज़ आपको एक एक कर क्लियर हो जाएंगे, ठीक।
ठीक है, चलते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड किस प्रकार निकालते थे। जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताया गया था उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग √2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, जितने नंबर होती है सबका स्क्वायर का सम कर लेते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √29। आंसर आ जाएगी। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस प्रकार निकालते हैं आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब आते हैं बाबू, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। क्रॉस प्रोडक्ट आपको अगर आ जाता है तो दो ठो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना सीख जाएंगे, एरिया निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए बाबू देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ए क्रॉस बी, तो IJK लिखेंगे ऊपर और डिटर्मिनेंट का चिन्ह है या डिटर्मिनेंट का साइन है। देखिए 2 4 6 कैसे लिख दिया गया, तो 2 4 6 ये वेक्टर ए का कंपोनेंट कितना था आपके पास, स्केलर कंपोनेंट 2 4 6 था। बी का स्केलर कंपोनेंट कितना है, तो 1 1 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, IJK के साथ जो नंबर्स जुड़े हुए हैं वही उसके कंपोनेंट कहलाते हैं, तो 1 1 1 हो जाएगा। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू खोल देंगे। अब जानते हैं ना डिटर्मिनेंट किस प्रकार खोलते हैं, प्लस माइनस प्लस जो चिन्ह होता है आई को ढकेंगे, आई इस रो को इस कॉलम को ढक लेंगे, तो 4 4 6 1 1 हो जाएगा। फिर माइनस जे लिखा हुआ है, माइनस जे उसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, फिर 2 6 1 1 हो जाएगा। फिर के को ढकेंगे, तो के को ढकेंगे तो 2 4 1 1 हो जाएगा। बस डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, 4 गुने 1 माइनस 1 गुने 6, फिर माइनस जे 2 गुने 1 माइनस 1 गुने 6। ये तो समझ में आती होगी आपको। बिल्कुल इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो -2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस कितना हो जाएगा 2k कैप हो जाएगा। ये आपकी ए क्रॉस क्या निकल जाएगी, बी। कोई भी दो ठो वेक्टर्स का आपको क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार निकालते हैं वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट एक फार्मूला है जो ट्रिपल स्टार ऊपर लिखा हुआ है ना, वो J क्रॉस I क्या होता है और K क्रॉस J क्या होते हैं, I क्रॉस K को क्या होता है। तो ये फार्मूला है आपके पास। आपको इसको याद करने के लिए आपको बताते हैं हम। J क्रॉस I, एक देखिए एक सर्कल बनाया गया है, पहले आप यहाँ से समझिए बाबू। यहाँ पर लिखा हुआ है I.I बराबर 1, J.J बराबर 1, K.K बराबर 1। अर्थात अगर सेम रहेगा, सेम अगर I रहेगा, J रहेगा, K रहेगा यदि डॉट प्रोडक्ट में, तो उसका मान 1 हो जाता है। अगर डिफरेंट रहेगा, जैसे आपके पास से जैसे I क्रॉस I डॉट आपके पास मिल जाए I.J या J.K.I, जब डिफरेंट रहेगा डॉट प्रोडक्ट में तो उसका दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाता है। समझ रहे हैं ना। और सेम रहेगा डॉट प्रोडक्ट में तो 1। सेम रहा अगर क्रॉस प्रोडक्ट में, जैसे I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, तब उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका उल्टा होता है, अर्थात I.I बराबर 1 तो I क्रॉस I बराबर 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल आपको छपा रहेगा कि I.I कितना होता है, तो I.I 1, J.J 1, K.K 1 और I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K तीनों का मान 0 के बराबर होता है। यानी कि अर्थात इसको याद रखने का तरीका है एक कि डॉट प्रोडक्ट में समान रहा तो 1, क्रॉस प्रोडक्ट में समान रहा तो 0। डॉट प्रोडक्ट में अगर असमान रहा, असमान का मतलब कि डिफरेंट रहेगा, जैसे I.J, J.K, K.I, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कर लेंगे और इसको लिख लीजिएगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में अगर डिफरेंट रहा तब क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में तो समान रहा तो 0, अगर बाबू डिफरेंट रहा तब क्या होगा, डिफरेंट रहा तो सबसे पहले आपको देखिए हम आपको सिखाते हैं। जैसे I.J बराबर कितना होता है K, जैसे सर्कल बनाया गया है ना सर्कल, इसमें एक एरो बनाया गया है साइकिल के जैसा, तो इस एरो को याद रखे रहिएगा। जैसे I के बाद J आता है, J के बाद क्या आएगा K, तो I क्रॉस J बराबर क्या हो जाएगा K, फिर J क्रॉस K बराबर क्या हो जाएगा I, फिर K क्रॉस I बराबर क्या हो जाएगा J। मतलब इस साइकिल की तरफ
एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। समझ रहे हैं ना। आई क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएगा के, जे क्रॉस के बराबर आई, और फिर के क्रॉस आई बराबर जे। एक एक छोटे चलिए, एक एक आगे बढ़ते चलिए, तो ये फार्मूला हो जाएगा। यदि आई क्रॉस जे बराबर के है तो जे क्रॉस आई पूछा जाएगा, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो माइनस के हो जाएगा। के क्रॉस अगर जे कहिएगा उल्टा करेंगे तो माइनस आई, और आई क्रॉस के कहा जाएगा तो माइनस जे। समझ रहे हैं ना। अगर उल्टा लिखिएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए इसी बात को हम आपको दिखाते हैं। जैसे जे क्रॉस आई बराबर माइनस के क्रॉस जे बराबर माइनस आई क्रॉस के बराबर कितना लिखा हुआ है माइनस जे। हमने कहीं कहीं कैप छोड़ रखा है, लेकिन आप एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, सब पे कैप लगाएंगे। ठीक है। चलिए ये चारों फार्मूला, चारों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल छपा रहेगा, इसको बढ़िया तरह से कंप्लीट कर लेंगे आप। उसके बाद हम लोग आते हैं फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अभी आपको बता रहे थे कि ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो यह मिलेगा ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। समझ रहे हैं ना। थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉस इन्वर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर ए वेक्टर दिया गया है a1i प्लस b1j प्लस c1k, b बराबर लिखा हुआ है a2y कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप, तो इसमें a डॉट b कैसे निकालेंगे, ये थ्योरी है। इसी थ्योरी का हम लोग उधर उपयोग किए हुए थे, इस पे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो आपको सबसे पहले सारी वीडियो को एक बार देख लें, उसके बाद सभी पार्ट को पार्ट बाय पार्ट कर कर आप नोट डाउन कर लें। तो a डॉट b कैसे निकालेंगे, तो a1 इंटू a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2, बीच में गुना के रूप में छिपा रहता है, आप गुना कर कर केवल जोड़ लीजिएगा तो a डॉट b निकल जाएगा। a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, तो इसमें आई जे के कैप फिक्स कर दीजिएगा डिटर्मिनेंट का साइन में अंदर, फिर a1 b1 c1 और फिर a2 b2 c2। अभी डिटर्मिनेंट को खोल कर बना लीजिएगा, आंसर आ जाएगी। इसके बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है फॉर परपेंडिकुलर। बाबू इस परपेंडिकुलर का चिन्ह है जो डंडा की तरह खींचा हुआ है। ये परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब अगर दो ठो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ना, लंब होता है, तो उसका a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 का मान 0 होता है। यह 100% एग्जाम के लिए फिक्स है बाबू, इसको नोट कर लेंगे आप। दो ठो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर रहेगा तो उसका a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर 0 होगा, या l1 l2 प्लस m1 n2 प्लस n1 n2 बराबर 0 भी रहेगा। इस तरह भी बाबू लिखा रहेगा। दूसरी बातें हैं कि यदि ये पैरेलल रहेगा तब क्या होगा। पैरेलल का मतलब देख रहे हैं, बराबर के जैसा लिखा हुआ है। पैरेलल मतलब होता है समानांतर। यदि दो ठो वेक्टर समानांतर होते हैं तो उसका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये दो केस ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस तरह सारी वेक्टर की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने लायक थे वो सभी इस वीडियो में कवर अप कर दिया गया है। आप क्या करेंगे, सारी को क्या करिएगा, पार्ट बाय पार्ट आपको अच्छी तरह से इसको लिख लेना है। पार्ट बाय पार्ट टोटल लिख लेना है। उसके बाद इन सारी की आपको एक शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिएगा। हम आपको थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट स्क्रीन भी आप ले सकते हैं। इतना का शॉर्ट स्क्रीन साथ में ले लीजिएगा। फिर उसके बाद इस पार्ट का शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, ठीक है। और इस सारी चीज़ को सबसे पहले आप नोट डाउन कर लेंगे। एक चीज़ छूट गया, इधर वाली पार्ट को, तो सारे को शॉर्ट स्क्रीन कर कर सारे चीज़ को एक बार कवर अप कर लें। उसके बाद सारी चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। उसके बाद एक बार फिर से पढ़ना है, तो पढ़ लेंगे ना, तो सारी वेक्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी, जो एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर इसी तरह 3D का वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। सारी फार्मूला का वीडियो एक एक कर कर अपलोड कर दिया जाएगा, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बेहतर साबित होंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और एक संदेश है आप लोगों के लिए कि आप लोग जुड़े रहें आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। ये हमारी दो जगह बैचेज चलती है। एक आपको चेक पोस्ट पे चलती है और दूसरी लिबर्टी सिनेमा
लिबर्टी सिनेमा जो है आपको द्वार देवी चौक पे, वहाँ पे अपनी क्लास चलती है। तो आप यदि क्रैश कोर्स की बैच हम लोग अनाउंस कर दिया गया है, हम लोग जैसे भी आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे सेंटअप वाली, उसके बाद हम लोग क्रैश कोर्स की दुनिया स्टार्ट कर लेंगे, जिसके कारण उसमें आपको क्रैश कोर्स में केवल हम लोग मेन जो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम बोर्ड से होते हैं, जो एग्ज़ाम स्पेशली एग्ज़ाम के थ्रू से होते हैं, एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं, उन सभी क्वेश्चन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो नोट्स होगी, फार्मूला चार्ट होंगे, ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे, एक लाइक तो बनता है सर।